Yes. So in this video we are going to talk about boron family. ठीक है, एक बार आपको ट्रेंड समझ आ जाएंगे तो आप सारे के सारे ट्रेंड खुद से इजीली पढ़ पाएंगे नोट से। तो एक फैमिली में बहुत अच्छे से करवाऊंगी, उसके बाद सारे ट्रेंड्स बता दूंगी। 13th ग्रुप, ठीक है, बोरोन फैमिली 13th ग्रुप। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स कैन बी राइट अगेन, बाल, गेन, तेल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर ये हमारे पास 5 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद 8 ऐड कर दीजिए तो दिस इज 13। उसके बाद फिर आपने 18 ऐड करना है 31, फिर 18 ऐड करिए, उसके बाद 49, फिर 32 ऐड करिए, दिस इज 81। फाइन। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर आ गए, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी एक ट्रिक होती है, देखिए कैसे। बोरोन जो है हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, यू कैन राइट डाउन, इट इज हीलियम 2s2 2p1। हीलियम का 2 होता है तो 2 4 5 हो गए ना कंप्लीट। हीलियम के नीचे क्या होती है, कौन सी गैस, नियोन। नियोन के नीचे हम क्या लिखते हैं, आर्गन। आर्गन के नीचे हम लिखते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के नीचे हम लिखते हैं जिनॉन। ठीक है, ये याद रह जाएगा, ये तो इजी है। अब यहाँ 2s2 2p1 था, एक बढ़ा दीजिए 3s2 3p1। अब यहाँ पे क्या होगा, P के बाद ना, यहाँ पे मैं इसको ना हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, 3d10 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 4s2 4p1। अब यहाँ पे देखिए 3d10 के बाद क्या आएगा, 4d10 5s2 5p1। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर इसको ब्लू से लिखूंगी क्योंकि यहाँ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सेम ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। हर एक पीरियोडिक टेबल में 13 14 15 16 17 18 में यहाँ थर्ड एलिमेंट में 3d10 ऐड होगा और लास्ट एलिमेंट में 4f14 ऐड होगा। बाकी ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम रहेगी। तो एक सीख लीजिए, यहाँ 4d10 था, यहाँ क्या बन गया 5d10। यहाँ 6 वाले आएंगे 6s2 6p1। तो क्रैम मत करिए, थोड़ा सा तरीका सीख लीजिए लिखने का, तो इट विल बी इजी। फाइन, ये हमारा हो गया सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल देखते हैं हम। जर्नल मतलब जो सभी में बार बार आ रही है। तो क्या बार बार आ रहा है, 2s2 2p1 3s2 3p1। तो मैं क्या लिख दूं कि ns2 np1 इज द जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। 2s के सब में इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे वेलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो बाहर वाले शेल में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ना 2 पॉसिबिलिटीज है, मैं यहीं पे कवर करूंगी, हर एक एलिमेंट का मैं ऐसे ही करवाऊंगी। यहाँ हमारे पास s में सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कमरा होता है s के पास और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल है। p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि हर एक रूम में हम 2 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। बट यहाँ कितने हैं, 1। ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो चलो ठीक पड़ा है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये किसी से 5 गेन कर ले। 2 पॉसिबिलिटीज है ना, अगर ये 5 गेन करता है तो इसके पास 6 हो जाएंगे, या फिर ये एक लूज कर दे तो भी ठीक है, क्योंकि फिर इसके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बचती हैं। ठीक है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं, या तो ये, यहाँ तो, या तो, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 5 गेन कर ले तब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, या ये एक निकाल दे तब इसके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। फुली फिल्ड वाले क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो यहाँ ना अगर वो कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक, तो +1 आ गया यहाँ पे। अगर ये 5 गेन करता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कौन देगा इसके पास 5, कोई दे ही नहीं सकता इसको। तो लूज करना इजी है इसके लिए।
तो या तो ये एक निकाल दे, या हो सकता है कि धक्के से हम ये तीनों ही निकाल दें। अगर ये तीनों मैं निकाल दूंगी, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ये तीनों ही रिमूव कर दिए तब भी तो इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज और भी हैं, एक और लिख देती हूँ मैं, कि अगर ये दो s के इलेक्ट्रॉन और a p का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दे, लूज, तब भी ये फुली फिल्ड रहेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तीन। तीन इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो +3 का चार्ज। समझे आप बात? तो इस तरीके से जब आपको कोई पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा पी ब्लॉक में, कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट, अगर ऐसा आए तो सभी को आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, पता चल जाएगा आपको। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल हो रहा है। यहाँ अगर एक निकालता है तब भी ये स्टेबल है, एक निकलेगा तो +1, अगर ये तीनों निकाल दो तब भी ये स्टेबल है। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिसमें ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो हर एक ग्रुप का 14, 15, 16, 17 का आपने इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यस, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट एटॉमिक साइज। मैंने आपको ये बताया था कि डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या होता है, हर जगह यही आएगा, डाउन दी ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो हमारे पास ये ऑर्डर होना चाहिए था, बाल, गेन, तेल। प्लीज बार बार इसी तरीके से बोल के याद करिएगा, फिर याद हो जाएगा। तो ये है हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड जो होना चाहिए था। पर पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ध्यान से सुनिए, पी ब्लॉक के केसेस में 16, 17, 18, यहाँ सिर्फ एक 13 ग्रुप है जिसमें साइज का इशू है, एक्सेप्शनल केस है। बाकी सभी में नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब डाउन दी ग्रुप सभी में साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, बट यहां मैंने बता दिया कि एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, जैसे थर्ड में यहाँ 3d10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे नए, यहाँ 4f14 इलेक्ट्रॉन पहली बार ऐड हुए हैं। तो ये दोनों जो हैं डी और एफ, इनका ना हमारे पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मैंने ये ऑलरेडी एस ब्लॉक में भी करवाया हुआ है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए एक रूम है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, मैंने इसको देखना है, मेरे को ये दिख रहा है आराम से। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर अंदर वाले शेल पे, ये आप ले लीजिए न्यूक्लियस है, ये ले लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस ने इसको देखना है, बड़े आराम से देख रहा है, बट अगर मैं इनके रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो न्यूक्लियस को इसको देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब इन लोगों ने इसके अंदर एक शील्ड बना लिया। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, कि न्यूक्लियस अपना फोर्स बाहर वाले पे नहीं लगा पाता। अब जब हमने देखा कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये s के इलेक्ट्रॉन हैं, ये p के आ जाते हैं, फिर d आता है, फिर f कहीं जाके भरता है, आपको पता है, बहुत सारे भरने के बाद फिर f आता है, 4d10, ठीक है, फिर 5d10 आता है, फिर 4f14 आता है साथ में। तो इतने मतलब 5 मतलब लगा लीजिए d तक ये भर जाते हैं। ठीक है, तो इतने शेल भरने के बाद फिर हमारे पास f के इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सपोज करिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है f के बाहर। अब एस होता तो ठीक था, क्योंकि ये ना बड़ा क्लोज होता है, इसके ऊपर फोर्स भी बड़ी जल्दी लग रही है, तो न्यूक्लियस आराम से इसके ऊपर फोर्स लगाता है। एस और पी का जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत ज्यादा होता है, कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा लेता है फोर्स लगने से। बट कहीं पे भी डी और एफ आ जाए तो इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये न्यूक्लियस की फोर्स को रोक पाए कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना खींचे। अगर ये खींचता है अपनी तरफ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो आप खुद माइंड थोड़ा सा यूज करके देखिए कि अगर एक केस है जिसमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लग रहा तो साइज इसका नॉर्मल होगा, बड़ा होगा। अगर न्यूक्लियस इसको अपने तरफ खींचने लग जाए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो साइज क्या होगा? छोटा। तो अगर तो शील्डिंग इफेक्ट है, बहुत सारा शील्डिंग इफेक्ट है, तो साइज यहाँ पे बड़ा होगा। बट डी और एफ शील्डिंग इफेक्ट शो ही नहीं करते, बहुत कम करते हैं, तो उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। तो अगेन आई एम रिलेटिंग
3d10 और 4f14 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ऐड होंगे, जब भी पूरे पी ब्लॉक में थर्ड और फिफ्थ में ऐड होते हैं, बट यहाँ पे साइज नॉर्मल आएगा। नॉर्मल का मतलब जब भी हम ये 5 एलिमेंट लिखेंगे, पहले और दूसरे के बीच में ज्यादा गैप ही नहीं आएगा, साइज नॉर्मल होगा। अगर मान लीजिए मैं लिखूं ये 100 है, ये इसका 130 हो गया, अगले में ना वैल्यू दे देंगे 139, उसके बाद मैंने दे दिया 150, उसके बाद वैल्यू दे देंगे जैसे 154। तो देखिए इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच गैप नहीं है। गैप का मतलब जितना साइज बढ़ना चाहिए था, जितना अब्रप्टली, उतना नहीं बढ़ रहा। और वो क्यों नहीं बढ़ रहा? 3d10 और 4f14 की वजह से। तो ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम सी रहती हैं इनमें, बट साइज हमें इससे मतलब नहीं है, याद रखिए साइज नॉर्मल है। पहले केस में यही रीजन है सभी के केस में कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, बट 13 में वो क्या करता है, एक्सेप्शनल कर जाता है इस ट्रेंड को। तो यहाँ पे जो हमारा साइज का ट्रेंड आएगा, यहाँ बोरोन, यहाँ पे हमारे पास गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम, ये मेरे पास ट्रेंड बन जाता है जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक मिनट, अगर मैं बात करूं साइज की, मैं दोबारा लिख रही हूं, ये है बोरोन, गैलियम, सॉरी, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जिसका देखा गया। अब साइज है, रेडियाई है, या आ जाए आयनिक रेडियाई, या आ जाए कोवलेंट रेडियाई, ये दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है। एक ही जैसा है, मतलब ट्रेंड सभी साइज के ऊपर डिपेंड है, तो आंसर यही है। मैंने आपको बताया था अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अगर तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये तो बहुत क्लोज है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी। अगर बड़े 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 शेल्स यहाँ पे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, इसको निकालना है, तो ये इजी है क्योंकि साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस इतना फोर्स नहीं लगा पाता, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो जितना बड़ा साइज, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम। तो ट्रेंड क्या होगा यहाँ पे, इसके उल्टा कर दीजिए जो एक्सेप्शनल केस आया है। तो दिस इज द ट्रेंड। ठीक है, एक चीज मैंने ऑलरेडी एस में बता भी दी थी आपको, जितनी ज्यादा हमारे पास साइज बढ़ेगा, नीचे आते आते टॉप टू डाउन साइज बढ़ता जाता है, तो रेक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये लिख दें कि बोरोन ऑलमोस्ट हमारे पास अनरेक्टिव है, क्योंकि ये छोटा था और इसकी रेक्टिविटी बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये निकालना, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 भी थी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ही इजी नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत 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 ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट अनरेक्टिव रहेगा। तो एस ब्लॉक अगर किसी को भी आज मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग पहले एस ब्लॉक को अच्छे से देख लीजिए, दोनों वीडियोस वहां पे हैं, ट्रेंड वाली वीडियो भी है, अच्छे से उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन ट्रेंड पे ही आएगा। एस ब्लॉक में सोडियम के कंपाउंड्स पे भी क्वेश्चन आता है, एस तो बहुत इजी है। पी ब्लॉक में जितने एक्सेप्शनल केसेस थे वो मैंने सारे अब आज डिस्कस कर दिए। साइज का एक एक्सेप्शनल केस था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शनल केसेस थे, वो मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल अप कर दिया सारा काम। सो आज की वीडियो देखने के बाद अब अगर आप इसको नोट्स से पढ़ेंगे तो दैट विल बी इजी। और आज की वीडियोस देखने के बाद, दोनों वीडियोस देखने के बाद, प्लीज डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द कॉपी, इकट्ठे करके उसको एक पेज पे लिखिए और उसके बाद मेरे को उसको सेंड कर दीजिए, ताकि मेरे को ये लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताऊंगी जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आई एम कंपाइलिंग इन शॉर्ट। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, ये इस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 टाइप के। ठीक है, E मतलब एलिमेंट, एलिमेंट है 2O3, तो बाल, गेन, तेल, यही था। सभी के पैर में 2 लगा दीजिए, साथ में क्या लिखना है, O3 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 O3। ठीक है, अब ना एक चीज और है याद रखने के लिए, जो हमारे पास पहला होगा वो एसिडिक होगा। हर जगह पे ये 13 14 15 16 17 में एप्लीकेबल रहेगा। पहले वाला हमेशा एसिडिक, नीचे आते आते वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिक रहेगा,
कई कई बुक्स में, अब ध्यान दीजिएगा, कई कई बुक्स में इन दोनों को एम्फोटेरिक लिखा होता है, कई कई बुक्स में इन तीनों को बेसिक दे दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बुक टू बुक, बट ये श्योर है कि पहला एसिडिक होगा और लास्ट के दो बेसिक रहेंगे। अगर ये चीज माइंड में बिठा लेते हैं तो क्वेश्चन अगर मेरे पास ये आ जाता है कि आउट ऑफ दिस दिस एंड टेल्यूरियम ऑक्साइड विच वन इज एम्फोटेरिक, अगर ये क्वेश्चन आ गया विच इज एम्फोटेरिक, तो आपको अगर ये याद है कि पहला दूसरा तीसरा ये मैडम ने बताया था, तो बीच वाले एम्फोटेरिक हो सकते हैं, तो आंसर इज एम्फोटेरिक फॉर Al2O3। ये सभी के केस में अप्लाई करेगा। इसका ऑक्साइड आ गया तो इसका पहले वाला एसिडिक, लास्ट वाले दो बेसिक, इसका पहले वाला एसिडिक, लास्ट वाले दो बेसिक, बीच वाले एम्फोटेरिक, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन एम्फोटेरिक के आ सकते हैं पेपर में, तो मैं जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं कंपाइल कर रही हूँ इस वीडियो में। नाउ यस, तो उसके बाद जैसे मैं लिखूं B+X2, इट इज BX3, X मतलब हेलोजन। जब भी बोरोन हेलोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बन सकता है, BF3, BCl3, BBr3, BI3। कभी भी आप B83 नहीं पढ़ेंगे, एस्टेटिन की रिएक्शंस आप नहीं पढ़ते क्योंकि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। हर जगह हेलोजेंस की बात करें तो ये ट्रेंड रहता है। ठीक है, अब ये दोनों पहले क्या है, गैस नेचर के। ये वाला ब्रोमीन वाला खुद लिक्विड होता है, तो बोरोन के साथ मिलने के बाद ये लिक्विड ही बनाता है। आयोडीन खुद से सॉलिड है, तो जब बोरोन के साथ कंबाइन करेगा तब भी वो सॉलिड बनाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर 13 ग्रुप में से क्वेश्चन आता है तो जितना ट्रेंड मैंने बताया वो आ सकता है, कोई भी ट्रेंड आ सकता है पेपर में पी ब्लॉक में से, बट 13 ग्रुप में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो इन्हीं हेलाइड्स के बेस पे है, BBr3, BI3, इनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे अगर बोलें कि बताओ जी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, तो मैंने आपको बताया था, याद रखिए मॉलिक्यूल है ये, अकेला बोरोन तो नहीं है, तो पहले वाले दोनों भूल जाइए। जितना बड़ा मॉलिक्यूलर वेट, वेंडरवाल फोर्सेस उतनी ही ज्यादा, जितनी वेंडरवाल फोर्स ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा, तो इसका मतलब इसको बॉईल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हमारा ट्रेंड होगा। यहां से क्वेश्चन आपके हेलाइट्स के ऊपर बनेंगे 13 ग्रुप में से। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखना, नाउ यस, आगे क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोलिसिस के। तो अगेन वी कैन गेट द क्वेश्चन ओवर हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ हेलाइट्स। तो कैसे लिखूं मैं इसको, जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये पहला एक मेंबर है जो हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है। तो पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज हेलाइड्स विच वन इज नॉट dissolving in the solution, yeah, which is negligibly soluble, which is partially soluble, which is sprangly soluble, कोई भी टर्म आपको बोली जा सकती है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज गिव मी 1 मिनट। पहला मेंबर है जो हमारे पास पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होता, याद रखिएगा। जो ये तीन है वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारा रहेगा ट्रेंड। ठीक है, जब ये पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो अगर मैं बात करूं BCl3 की, ये पानी में डिसॉल्व करता है तो याद रखिएगा H3BO3 बनेगा और साथ में HCl निकलेगा, जिसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। देखो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अब मैं ये तो श्योरिटी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने पेपर नहीं डाला, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस तरीके से आपको बता सकती हूँ। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा रही हूँ तो ये तो करनी ही करनी है, बट कोशिश करिएगा कि जो दो वो वाली वीडियोस है अगर टाइम है तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जो है कंप्लीट ये करेगा, ये नहीं करेगा, करने के बाद ये ऑर्थोबोरिक एसिड बनाएंगे तीनों ही।
ठीक है, यहाँ पे क्या बन सकता है, H3BO3 प्लस HBr निकल जाएगा, यहाँ पे अगेन H3BO3 प्लस HI निकल जाएगा। मतलब हर केस में ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा व्हेन एवर वी आर डिसॉल्विंग हैलाइड्स ऑफ बोरोन इन वाटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज और मैंने बतानी है। एक तो मैंने लिखा H3BO3 और एक मैं लिख रही हूँ BOH थ्राइस। तो पहली बात ये मैं बता दूं, ये दोनों चीजें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही ऑर्थोबोरिक एसिड है। इसमें ये तीन तीन को इकट्ठा करके ब्रैकेट के बाहर तीन लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना पेपर के लिए। तो दोनों ही चीजें मैंने यहाँ जो थी वो लिख दी। ठीक है, नाउ एक आता है बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन, बहुत आ जाता है ये हर पेपर में। अगर आप देखेंगे ना नीट या जेई में तो आम आया हुआ है ये। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, किसमें पूछेगा, वही हलाइड्स में। तो मैं लिख रही हूँ ये सारे। देखिए, बोरोन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन को रिमाइंड करिए प्लीज। इट इज हीलियम 2s2 2p1 2p1। कौन सी ऑर्बिटल है बाहर की तरफ, 2। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन को रिमाइंड करिए, मैं लिख ही देती हूँ ऐसे आप कंफ्यूज ना हो जाए। हीलियम 2s2 2p1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम 2s2 2p5। समझे बात आप। अब यहाँ पे इसकी लिख लेते हैं, हम इसकी लिख लेते हैं नियोन, नियोन 10 होता है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बाहर की तरफ हमारे पास आएगा NS2 NP5। इसकी बात करें तो यहाँ पे अगेन NS2 NP5, यहाँ पे NS2 NP5। बट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 4f के इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, यहाँ D के इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, यहाँ भी हमारे पास यहाँ D की पॉसिबिलिटी है, वो चेक कर लेना, यहाँ पे भी D के इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ ना एक पंगा है, देखिए इन दोनों के पास, बेचारों के पास D के इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी सभी में यहाँ पे इंट्रोडक्शन से डी के इलेक्ट्रॉन एफ के इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते जाएंगे, साइज बढ़ रहा है तो शेल भी बढ़ेंगे। बट फ्लोरीन और ब्लोरीन दोनों ही, ब्रोमीन बेचारे ऐसे हैं, और ये ना ऐसे होते हैं। अगर पीरियोडिसिटी चैप्टर याद है तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, याद रखिएगा। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल की हमारे बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये सारे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सारे ही लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बट बैक बॉन्डिंग का केस देखा जाए, हर बंदे ने स्टेबल तो होना ही है। अब ये छोटे हैं बेचारे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी है। अब ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, तो ये क्या करते हैं, देखिए मैं एक बार छोटा सा आइडिया दे दूंगी रफ में, क्योंकि इसका मतलब पेपर में लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, कहने का मतलब आपको समझ हो इस चीज की। मान लीजिए मैंने ये बना दिया, फ्लोरीन के पास भी पी है, इसके पास भी पी है। अब यहाँ 2p5 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये आपस में ना बॉन्डिंग कर लेते हैं, इनके पी ऑर्बिटल्स, जिसको मैं बोल दूंगी पी पाई बॉन्डिंग। क्योंकि डी तो है नहीं, तो पी और पी आपस में ओवरलैप कर लेंगे। इसका एक एक्स्ट्रा था, ये कहता कि मैं तेरे साथ शेयरिंग कर लूंगा, और इसका एक कम था, तो ये आपस में ही एक बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसको पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। और दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किस में होगी, BF3 में होगी, देन दिस देन दिस। अब रीजन क्या है, आई एम गोइंग टू राइट हियर। यहाँ पे भी 2p था, यहाँ पे भी 2p था, बट इसका 2p 3p के साथ कंबाइन करेगा, इसका 2p यहाँ पे 4p आ जाता है, यहाँ इसका 2p हमारे पास 5p आ जाता है। तो 2p का 2p के साथ कंबाइन करना बहुत इजी, क्योंकि एक ही जैसा साइज है, छोटे हैं। 2p का 3p के साथ समवट ठीक रहेगा, बट यहाँ तो साइज का अब्रप्टली चेंज है, 2p और 5p का कंबाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिमिलर एनर्जी वाले ही ओवरलैप कर सकते हैं, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होती, बॉन्ड नहीं बनता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि जब भी एनर्जी सेम रहेगी तभी बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग।
ठीक है, तो बस लास्ट में एक चीज और बची हुई है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ BF3, BCl3, BBr3, BI3। मैं रिवाइज करवा रही हूँ सारी चीजें। BF3 4 बार इसको कॉपी में लिख लीजिए प्लीज। BCl3, BCl3। कोई भी ना, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोशिश करिए कि वीडियो को दोबारा नहीं देखना, साथ साथ में ही हम नोट करते रहें। ठीक है, तो ये हो जाता है नोट, फिर दोबारा नहीं तो फिर टाइम लगाएंगे, अदरवाइज उतने टाइम में हमारे पास रिवाइज हो जाता है। बाकी आप अपना देखिए कि आपको कैसे समझ आता है। देखिए, अगर आपको पूछा जाए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए इन द केस ऑफ हैलाइड्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें हैलाइड्स 13 ग्रुप में, तो याद रखिएगा अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखना ध्यान से मैं इस चीज को कैसे रिलेट करूंगी। अगर मैं बात करूं, yes, give me 1 minute please. Bond order is more than bond length is less. तो ये था। अब देखना मैं इसको कैसे रिलेट करूंगी। पहला मैं दे रही हूं बैक बॉन्डिंग, देखते जाना। पहला ट्रेंड है बैक बॉन्डिंग का, दूसरा ट्रेंड मैं लिखूंगी बॉन्ड ऑर्डर का, देन थर्ड ट्रेंड इज बॉन्ड लेंथ, एंड देन लास्ट ट्रेंड इज द लुईस एसिड स्ट्रेंथ का। समझे आप देखिए, बैक बॉन्डिंग अभी अभी करवाई, इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि 2p का 2p के साथ मैच करना इजी है, यहाँ साइज का एनर्जी का फर्क पड़ता जाता है। ठीक है, अब जितना ये पार्टिकल क्लोज होंगे, याद रखिएगा जैसी बैक बॉन्डिंग, आप दिमाग में ऐसा फिट कर लीजिए, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग है बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही ज्यादा है। बस ये फैक्टर याद रखिए कि ये दोनों ट्रेंड सेम थे। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का मैंने क्या बताया, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रेंड। अब लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या है, जिसमें लेस इज बैक बॉन्डिंग, याद रखिए लेस इज बैक बॉन्डिंग, मोर इज लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, लेस इज लुईस एसिड स्ट्रेंथ, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द ऑर्डर। फाइन, सो वेट प्लीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स। लास्ट एक चीज जो और बची हुई है, आई विल क्लियर दिस। यहाँ होता है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, पूरे पी ब्लॉक में आता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पूरे के पूरे पी ब्लॉक में आएगा, याद रखिएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे पी ब्लॉक में ये ट्रेंड आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखवाया कि इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, +3 भी होती है। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा बाल, गेन, तेल। तो सिंपलिसिटी के लिए आप याद रखिए कि यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आते हैं, डाउन दी ग्रुप आते हैं, तो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल मतलब अगर इसमें पूछा जाए तो +3 वाला स्टेबल रहेगा, और अगर लास्ट वाले में पूछा जाए तो +1 वाला स्टेबल। यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर मैं लिखूं TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3, ऐसा कुछ अगर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको ना लास्ट एलिमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देंगे, बिस्मथ 5 इज नॉट स्टेबल, बिस्मथ 3 पॉजिटिव इज स्टेबल। तो ये अगर कुछ भी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी एक ही एलिमेंट की पूछ रहा है किसी और चीज के साथ, तो आंसर हमारा इनर्ट पेयर ही है। इसका मतलब अगर बात करें ये 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, ये हमारा 3 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव था। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो कौन सी स्टेट स्टेबल होगी, 1 वाली या 3 वाली, 1 वाली। तो 1 वाली अगर स्टेबल है तो ये वाला कंपाउंड भी स्टेबल होगा। और रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये होता क्या है, दोबारा देखिए,
यहाँ ना हमें पता है कि अगर हम ns2np1 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +1 है, अगर दोनों के दोनों निकाल देंगे तो +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर जो एलिमेंट्स है वहां +1 स्टेबल होगी। अब होता क्या है, जब हमारे पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो ना हमारे पास, जैसे मैंने बताया, डी और एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। तो रीजन क्या हो जाता है कि एस इलेक्ट्रॉन है ना जो, वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करते, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करते किसी भी रीजन से। ये एस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ऐसे ही जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे और वो इसको बोल देंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, कि मैं तेरे साथ कोई भी रिएक्शन करने में या लॉस करने में या कहीं और जाने में मैं प्रेफर नहीं करता। तो अगर ये कहीं जाएगा ही नहीं, एक ही जगह बैठा हुआ है, किसी के साथ ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट, किसी साथ जुड़ना ही नहीं चाहता, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ऑब्वियसली एक। तो यहाँ पे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी लोअर एलिमेंट है, जैसे चांद, सी, गोरी सिर्फ पंजाब में, तो पीबी आ गया, यहाँ आ गया बिस्मथ, यहाँ हमारे पास आ गया पोलोनियम। तो जैसे यहाँ +4 और +2 हो सकती थी, बट लेड वाले +2 में स्टेबल है। बिस्मथ में +5 हो सकता था और +3 हो सकता था, ठीक है, तो +3 वाला स्टेबल। ऊपर +5 वाली होगी, यहाँ ऊपर +4 वाली भी होगी, बट नीचे आते आते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेंगी। रीजन रहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स के केस में एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्ट ही नहीं करेगा, किसी भी जगह पे वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन ही आप निकाल पाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ लिखवाई थी ns2np1, तो एक ही निकलेगा। यहाँ np2 था, यहाँ np3 था, यहाँ np4 था, यहाँ np5 था, यहाँ +3 oxidation state, +2 oxidation state is stable in the lower elements. So this is known as inert pair effect. ठीक है, तो यहां से ना एक चीज और देख लीजिए, इसको ओवरकम करती हूं मैं। जैसे थैलियम था, +1 और +3 दोनों स्टेट थी, कौन सी स्टेबल होगी? दिस वन इज मोर स्टेबल। अगर मैं बात करूं बिस्मथ की, ठीक है, अब पीवी की बात करते हैं। अगेन 2 स्टेट्स हैं, ये तीनों के केस में एप्लीकेबल है, बस ज्यादातर ये 13, 14, 15 के केस में देखा जाता है। 16 में भी होता है, बट 16 में और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, जब हम पहुंचेंगे तो आई विल कवर दैट। तो बिस्मथ में हमारे पास +5 और +3 ये स्टेबल, यहाँ पे ये वाली स्टेबल, ठीक है। तो आंसर इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। पूरे पीरियोडिक टेबल में से कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये स्टेट स्टेबल है, ये क्यों नहीं है, आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेस पे ही होगा। प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूं टीई, ऑक्सीजन की फैमिली में लास्ट एलिमेंट जो है, यहाँ +6 भी होती है, ये +4 में भी होती है, बट दिस वन इज स्टेबल। तो जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे आई हैव रिटन देयर, ओके। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 13 ग्रुप के बन सकते थे। पूरे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स मैंने करवा दिए, तो दिस इज नाउ योर होमवर्क टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर्स। सबसे पहले वो कर लेने हैं। अगर मैं बोलती हूँ तो इस चीज को ऐसे मत लिया करे कि मैडम ने कौन सा चेक करना है, कर लेंगे, वो कर लेंगे के चक्कर में कभी भी वो दिन नहीं आता। तो आज की आज ही वो करेंगे आप और मेरे को सेंड करेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर अगर आपके हो जाए तो हम उसका 50 से 55 नंबर का काम पूरे पेपर में से हम कर पाए, क्योंकि ये रिपीटेड जाता है, ठीक है। तो प्लीज तीनों ही सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ने लग जाइए, 100% आपकी सिलेक्शन पक्का है। बट अगर सोचेंगे कि मैं लास्ट के 2 दिनों में करूंगी या करूंगा, ये नहीं होगे। और कुछ मत करो, सारा सिलेबस छोड़ दो, पर पहले प्रीवियस ईयर कम से कम 1000 क्वेश्चन बन गया होगा तीनों सब्जेक्ट्स का, तो ये वाले क्वेश्चन पहले प्लीज टिप्स पे कर लीजिए। अगर ये होगा तब मान लीजिए सिलेक्शन हो सकती है, बट अगर ये लास्ट के 2-4 दिनों में करोगे सिलेक्शन नहीं होगी, ये एक ट्रुथ है। और इसको अगर आप मान लेंगे तो बेटर रहेंगे। तो जितने बच्चे मेरे पीछे वाले निकले हैं, बहुत बच्चे निकले हैं पिछले ग्रुप्स में से, वो इसी के बेस पे निकले हैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर प्रायोरिटी पे करिए, बाकी चाहे सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन द पी ब्लॉक।